बच्चों ने कहा कि वेक्टर्स करवा दें बेसिक्स। तो सबसे पहले जी पहली चीज एडिंग वेक्टर्स using a vector triangle, and this is also called adding vectors using a vector triangle, and this is also called head to tail method. So adding vectors using a vector triangle, and this is also called head to tail method. चलें जी, इसमें हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट ऑफ A and B is C represent C। एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो C है। तो आपने C को करना है रिप्रेजेंट। तो इसका हमने ये सीखा था कि रिप्रेजेंट वन वेक्टर ओवर द हेड ऑफ द अदर वेक्टर। तो B को हम बना देंगे A के हेड पे। B को हम कहाँ पे बना देंगे? A के हेड पे बना दिया। अदर वे अराउंड भी कर सकते थे। तो ये हमने A के हेड पे बना दिया B, और जो रिजल्टेंट होगा C वो हो जाएगा टेल से हेड के टुवर्ड्स। मुजम्मिल आती है समझ? जी सर, समझ आ गई। तो ये हो गया एक मेथड, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। दूसरा मेथड ये भी हो सकता था कि अगर हम करते फॉर एग्जांपल, सारी प्रिज्म जानते सर मेरा मेथड। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या B के हेड पे A बना दो या A के हेड पे B बना दो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बनाते हैं B के हेड पे A या A के हेड पे B, फर्ज करें मैं A को B के हेड पे बना देता हूँ, ये इस तरह। सो वन वेक्टर शुड बी ड्रॉन ऑन द हेड ऑफ द अदर वेक्टर। तो मैंने A को उठा के कहाँ पे बना दिया? B के हेड पे बना दिया, एज इट इज, जैसे वो था। फिर जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये B का टेल हो गया और ये A का हेड हो गया। रिजल्टेंट होगा B के टेल से A के हेड के टुवर्ड्स। सो दिस इज द रिजल्टेंट। हाँ जी बच्चों, आ गई समझ? तो एक ऑप्शन ये है कि A को बना दो B के हेड पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था? सर दोनों से आंसर सेम आएगा। आंसर आप खुद देख लो, इस नीले वाले वेक्टर को याद रखो जो ब्लू कलर का वेक्टर था। अब ये देखो ना, अगर हम बनाते हैं B को A के हेड पे, तो लो जी B को A के हेड पे बना देते हैं। ये अब हमने बना दिया B A के हेड पे, ठीक है। तो इवन इन दैट केस जो रिजल्टेंट था, वो जो वेक्टर था वो याद रखो ना, ब्लू वाला, अब भी वो ही बन रहे हैं। इन एनी केस रिजल्टेंट सेम मिलेगा। तो आप A के हेड पे B बनाते हो या B के हेड पे A बनाते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्टेंट। ठीक है जी, ये हो गई ये बात। मुजम्मिल कर लिया? जी सर, कर लिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन। रिजल्टेंट of P and Q
is R. Resultant of P and Q is R. P और Q का जो रिजल्टेंट है वो R है, ठीक है जी। अब R जो है R है यहाँ पे। अच्छा P जो है, फर्ज करें P है यहाँ पे, या इनफैक्ट P है यहाँ पे, ये P है। आपको P भी गिवन है और आपको R भी गिवन है। अब आपसे कहा यह जा रहा है कि रिप्रेजेंट Q। एक चीज याद रहे, जब भी रिजल्टेंट गिवन होगा उसके हेड से, उसके टेल से ड्रॉ करते हैं। अगर आपको रिजल्टेंट गिवन है तो एक वेक्टर उसके टेल पे बनाते हैं। तो इफ, ये लिख लो साथ, इफ रिजल्टेंट is given, then one of the vectors, then one of the individual vectors is drawn from the tail of the resultant। अगर आपको रिजल्टेंट गिवन होगा तो इंडिविजुअल वेक्टर जो भी होगा उसको रिजल्टेंट की टेल से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको R गिवन है ना, तो अब जो P होगा उसको R की टेल पे बनाएंगे। तो P को हम ड्रॉ करेंगे R के टेल पे। ये हो गया P। अच्छा अब जो Q है वो कहाँ पे होगा? सर दोनों के हेड्स को जाएं। हाँ ये Q हो गया। तो अब P प्लस Q जो है वो क्या बन रहा है? सम, इनफैक्ट वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ P and Q is R। वेक्टर सम ऑफ P and Q is R। तो P और Q का जो वेक्टर सम है वो किसके इक्वल है? R के इक्वल है। ठीक है जी, ये हो गया एक और क्वेश्चन। अगर आपने कॉपी कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज, एक क्वेश्चन है जी, टू फोर्सेस P and Q act। बेटा आपने माइक बंद कर लो प्लीज, मुजम्मिल माइक बंद रखो यार। अच्छा, टू फोर्सेस P and Q act on a box in the horizontal plane। तो ये है जी बॉक्स, और इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये रेफरेंस लाइन, और इनका जो सर ये रेफरेंस लाइन क्यों बनाई है सर आपने? ये बेटा रेफरेंस लाइन एंगल्स के लिए बनाते हैं, रेफरेंस लाइन बनानी होती है वो। तो ये उसके साथ सेंटर से एंगल क्रॉस करती है? नहीं, वो कहीं पे भी हो सकती है, एग्जामिनर खुद देगा, लाजमी नहीं कि सेंटर से क्रॉस। डायगोनली भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों हो सकती कहीं भी, हाँ कहीं भी हो सकती है। अच्छा है। ओके, अब ये जो वेक्टर है ये है P, और इसकी वैल्यू आपको नहीं गिवन।
इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्रीज। अच्छा, फिर इसके साथ एक और वेक्टर है जो कि है Q। Q जो वेक्टर है उसका जो एंगल है यहां से वो है 60 डिग्रीज। और क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट एंगल गिवन होगा ना, है। एंगल गिवन होगा ना। हाँ, ये दोनों एंगल्स गिवन है। अच्छा, अब ये जो लाइन है ये है AB, और एक और लाइन गिवन है इधर, ये रेफरेंस लाइन है सब की सब, ये CD लाइन है। रिजल्टेंट ऑफ P and Q is along CD and its magnitude is 10,000 newtons. Find E and Q. P और Q का जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू है 10,000 न्यूटन और वो CD लाइन के अलोंग है। आपने बताना है जी P और Q कितने होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में कंडीशन भी है कि यूज अ वेक्टर ट्रायंगल। अच्छा, फोर्सेस जो होती है ना उनका जो एंगल हम देखते हैं वो हम देखते हैं जी किसके साथ, रिजल्टेंट के साथ। और एक और बात, जो ड्राइंग गिवन है इट्स नॉट टू द स्केल, यानी कि अगर आप ये समझो कि P और Q में से कौन सा बड़ा है तो आपको जो अपेरेंटली जब लिखा होता है ना नॉट टू द स्केल, उसका मतलब होता है जो नजर आ रहा है वो अप्लाई नहीं हो रहा। जब लिखा होता है नॉट टू द स्केल, इसका मतलब होता है कि जो नजर आ रहा है वो अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इधर से फर्ज करें ये एंगल है जी 60 डिग्रीज। अच्छा, और इधर से ये एंगल है जी 60 डिग्रीज और 30 डिग्रीज। जिस फोर्स का एंगल छोटा होगा रिजल्टेंट के साथ, वो फोर्स बड़ी होगी या छोटी होगी, क्या कहते हो? जी सर, बड़ी होगी। मुजम्मिल, जिस फोर्स का एंगल छोटा होगा ना रिजल्टेंट के साथ, देखते रिजल्टेंट के साथ है, रिजल्टेंट लॉन्ग CD है, देखें P का एंगल है 60, Q का एंगल है 30, तो मुजम्मिल बड़ी फोर्स कौन सी होगी Q और P में से? सर 30 वाली। सर हाँ, 30। तो ये रूल लिख लो, ये रूल लिख लो। एंगल देखते लेकिन किसके साथ है, रिजल्टेंट के साथ है। सो यूं लिख लो कि इफ द एंगल if the angle with the resultant is smaller than the force is bigger। अगर रिजल्टेंट के साथ एंगल स्मॉलर होगा तो जो फोर्स होगी वो बिगर होगी। सो जिसका रिजल्टेंट के साथ छोटा एंगल होगा वो बड़ी फोर्स होगी। तो एक बात तो ये है कि Q वाली जो फोर्स है वो बड़ी है और जो P वाली फोर्स है वो छोटी है। अब हमने बनानी है ट्रायंगल। चलो बच्चों, ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आप रिजल्टेंट बनाओ। मुजम्मिल, रिजल्टेंट की वैल्यू कितना है, 10,000 न्यूटन। मुजम्मिल, जी सर 10,000 है। ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू है जी 10,000 न्यूटन। जो फोर्स है 60 के एंगल पे वो छोटी फोर्स है। फॉर एग्जांपल
अच्छा एक चीज और देखो, इनका नीचे वाला एंगल जैसे 30 है तो ऊपर वाला भी इसका कितना होगा, ये भी 30 होगा ना, और इसका नीचे वाला जो 60 है ये वाला, ये ऊपर से भी 60 होगा, चाहे आप जिधर से मिलाओ। मुजम्मिल समझ आ रही है बात? जी सर पता है। टेल का एंगल अगर 60 है, अल्टरनेट एंगल्स ना, तो आप इधर से मिलाओ उधर से मिलाओ, बात एक ही है। तो अब P और Q में से जो फोर्स है Q वो बड़ी फोर्स है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो Q 30 डिग्रीज पे है। ये कौन सी फोर्स मैंने बना दी है, Q, ये 30 डिग्रीज। एक मिनट यार, Q तो उस तरफ से है, P बनाना पड़ेगा पहले। P का जो एंगल है वो 60 है, ये P फोर्स हो गई, और इसका एंगल कितना है यहाँ से, 60 डिग्रीज। फिर इसके हेड पे ये रेफरेंस लाइन और CD वाली लाइन, यहां से जो Q है उसका एंगल 30 है। Q का जो एंगल बन रहा है दिस इज 30 डिग्रीज। मुजम्मिल 30 और 60, तो तीसरा एंगल कितना होगा? सर 90 होगा। ये एंगल होगा फिर 90। ये तो बाई चांस बन गई राइट ट्रायंगल। अच्छा अब ये हो गया Q, इस पे हम कॉज रूल भी लगा सकते हैं और राइट ट्रायंगल के, सॉरी, साइन रूल भी लगा सकते हैं और राइट ट्रायंगल के फार्मूले भी लगा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं Q ओवर साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू 10,000, और 10,000 के अपोजिट ये है ना, 10,000 ओवर साइन ऑफ 90, तो उस हिसाब से आ जाएगा Q इज इक्वल टू 10,000 ओवर साइन ऑफ 90 और इनटू हो जाएगा साइन ऑफ 60। मुजम्मिल इसका आंसर बताओ। बता रहा हूँ सर। तुम्हारा कोई तुम्हें स्कूल से मिला है कि मॉक शॉक होगा, नहीं मिड टर्म होगा या नहीं होगा बच्चों? सर 866.03 आ रहा है। 866.03। मुजम्मिल स्कूल से कोई मिला है कि मिड टर्म होगा या नहीं होगा? सर वो सर आसिफ कह रहे थे कि अगर हुआ तो हम पूछ लेंगे आपसे, लेकिन लग तो जी ये रहा सर। था कि वो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही ले लेंगे पेपर और उसे आपके ग्रेड्स में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन पेरेंट्स को फीडबैक देंगे। अच्छा सही है। अच्छा देखो, लेकिन हम क्लासेस जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे ड्यूरिंग द दिसंबर। मिड टर्म है या जो भी है, क्लासेस पता है क्या तुम्हारा जो फाइनल, अब मुझे मैं पता है क्या बात कह रहा हूँ, कैम्ब्रिज वाले ना अगर वैक्सीन बन गई ठीक है, तो वो ना वो ले लेंगे, क्या नाम है इसका, अयान अगर तुम बोल के बताओ तो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, बिकॉज मेरे पास ना वो मैं मैसेज नहीं देख पा रहा ना। अच्छा, तब तक बन जाएगी वैक्सीन और कैम्ब्रिज वाले एग्जाम ले लेंगे ठीक है, क्योंकि गोरे देखते हैं कि इस टाइम पे क्या चल रहा है, वो ये नहीं देखते कि पूरे साल में क्या चला है। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, क्योंकि देखें अगर जनवरी फरवरी में वैक्सीन आ जाती है तो फिर गोरों ने कहना है चलो जी लो एग्जाम, वैक्सीन तो आ गई है। अच्छा P और वो ये नहीं कहेंगे कि जी इतने महीने मिस हुए, ये हुआ वो हुआ, तो तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। P ओवर साइन ऑफ 30 इज सर इक्वल टू, आप जब चेक कहते हैं ट्रायंगल आपने जब बनाया सर, आपने 30 एंगल क्यों नहीं कंसीडर किया आपने? कौन सा वाला 30? नहीं वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, हमने एंगल लेने रिजल्टेंट के साथ, और रिजल्टेंट जो है वो लाइन CD के अलोंग है, ये देखो ये लाइन, सीडी के लॉन्ग है, ठीक है सही है। जो रिजल्टेंट है उसके साथ लेंगे ना एंगल्स, तो रिजल्टेंट लाइन CD पे है तो ये वाले एंगल लेंगे। अच्छा अब देखो P ओवर साइन 30 इज सर इक्वल ये टू बात समझा 10,000। दें कि जी जी एंगल बेटा। विद द रिजल्टेंट इज स्मॉलर। हाँ, तो ये देखो ना रिजल्टेंट जो है वो CD लाइन पे वर्टिकल है, तो एक एंगल है 60
और एक एंगल है 30। तो रिजल्टेंट के साथ जिसका एंगल छोटा होगा वो वाली फोर्स, जिसका रिजल्टेंट के साथ छोटा एंगल होगा वो बड़ी फोर्स होगी। जैसे P सर की इसकी मैंने रीजनिंग क्या होती है? इसकी रीजन होती है जब आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ करें, एक सेकंड मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी ये रीजन होती है। ठीक है, अब जरा ये सोचो, छोटा एंगल है ना, छोटे एंगल के अपोजिट जो साइड है, फर्ज करें ये ए है और ये 1 सेकंड, ये ए है और ये ए है। जो छोटी साइड होती है उसके अपोजिट एंगल भी छोटा होता है, तो उसके साथ वाली साइड बड़ी होती है। छोटे एंगल के अपोजिट साइड छोटी होती है, लेकिन जो साथ वाली साइड होती है वो बड़ी होती है। क्या कहते हो, आ रही है बात समझ? ठीक है सर, समझ आ गई। जो छोटी साइड होती है ना, उसका अपोजिट एंगल होता है छोटा, लेकिन उसका जो साथ वाला एंगल होता है वो उतना ही फिर बड़ा होता है। जो छोटी साइड होती है उसके साथ वाला एंगल उतना ही फिर बड़ा हो जाता है। समझ आ गई बात? तो ये रूल अप्लाई हुआ है। तो जब रिजल्टेंट गिवन होता है ना, तो दोनों फोर्सेस के हम एंगल्स देखते हैं। फर्ज करें अगर दोनों फोर्सेस मिसिंग हैं, तो दोनों फोर्सेस के एंगल देखते हैं रिजल्टेंट के साथ। जिसका एंगल छोटा होता है वो बड़ी फोर्स होती है। ठीक है जी। तो P आ जाएगा P ओवर साइन 30 इज इक्वल टू 10,000 ओवर साइन ऑफ 90। मुजम्मिल इसका सर आंसर बताओ। मुजम्मिल सर इसका आंसर। ये आपने बता साइन रहा रूल हूँ सर। लगाया है? हाँ बेटा बताओ, क्या पूछ रहे हो? सर ये आपने साइन रूल लगाया है? ये मैंने साइन रूल लगाया है। जैसे साइन रूल राइट ट्रायंगल पे भी लग जाता है। 10,000 ओवर साइन ऑफ 90, P ओवर साइन ऑफ 30। ठीक है जी। मुजम्मिल आंसर बताओ। मुजम्मिल क्विकली आंसर। बेटा जी कोई मुझे आंसर बता दे इसका। सर 500 है। इसका आंसर है जी 500। ठीक है जी, तो लिख लो 500। अच्छा बच्चों, इसका आंसर हो गया 500 न्यूटन। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्लोली करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, ये एक बॉक्स है, इसके साथ आपको दिखाई हुई है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी। और उसके ऊपर एक फोर्स है F1, और F1 का जो एंगल है एक फोर्स है F1, उसका एंगल है 20 डिग्रीज। एक और फोर्स है F2 और उसका यहां से एंगल है 80 डिग्रीज। इस पे लिखा हुआ है नॉट टू द स्केल। मुजम्मिल, नॉट टू द स्केल का क्या मतलब होता है? सर मतलब कि जो नजर आ रहा है वो असल में वैसा डायग्राम नहीं होता। इसका मतलब होता है कि F1 और F2 की जो अपेरेंट लेंथ्स हैं वो उनकी मैग्नीट्यूड्स को शो नहीं करती। जी सर। नॉट टू द स्केल का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपको F2 बड़ा दिखाई दे रहा हो लेकिन F1 बड़ा हो। ठीक है। अच्छा, अब रिजल्टेंट of F1 and F2 is R, which is a horizontal force of 25,000 Newton. Resultant of F1 and F2 is R, which is a horizontal force of 25,000 Newton. तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो R है, and it is a horizontal force of 25,000 Newton. हाँ जी बच्चों, समझ आ गई ये बात? बच्चों ठीक है? मुजम्मिल? जी सर समझ आ गया। तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो R है, और वो है जी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 25,000 न्यूटन। क्वेश्चन का ए पार्ट ये है R,
और इसकी वैल्यू है 25,000 न्यूटन, और ये है जी फिगर 1। क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट फिगर 1 to represent F1 and F2. Complete figure 1 to represent F1 and F2। हाँ जी बच्चों करो, फिगर 1 कंप्लीट करके आप रिप्रेजेंट करो F1 एंड F2। बच्चों कर दिया? मुजम्मिल जी सर। करो जी रिप्रेजेंट। और मैं कुछ खा रहा हूँ, माइंड ना करना। मुजम्मिल तुम्हारी ह्यूमन कॉमन सेंस चेक करते हैं, आवाज से क्या लग रहा है मैं क्या खा रहा हूँ? सर इतनी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, सर मैं पराठा खा रहे होंगे। नहीं नहीं अभी फिर से देखते हैं, एक सेकंड, तुम्हारी कॉमन सेंस चेक करते हैं। हाँ जी सर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऐसा लग रहा है मेरे को सर। हो जाए सेब खा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा गेस्ट ठीक नहीं कर रहा। सर, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है सर? नहीं हाँ तुम्हारा ये गेस्ट ठीक है, कोई कोई चीज है जो कि क्रंच क्रंच कर रही है, ये बात हाँ सही जी, है। क्रंच क्रंच तो है सर। अच्छा चलो जी, इस पे हम बताओ। अब बनाते हैं। अच्छा अब देखो 25,000, तो F1 और F2 हमने करना है रिप्रेजेंट। तो अब मुजम्मिल बताओ जरा, F1 बड़ी फोर्स है या F2 बड़ी फोर्स है? सर F1। F1 जो है ये बड़ी फोर्स है, कैसे पता चला? सर वो छोटा एंगल है उसका। रिजल्टेंट के साथ। देखो एंगल जनरली नहीं देखते, एंगल किसके साथ देखते हैं? रिजल्टेंट के साथ। जी सर। उसका रिजल्टेंट के साथ छोटा एंगल है। अच्छा बात सुने, ये जो एंगल है ना 20, ये ऊपर से भी 20 होगा, पता है ना इस बात का? जी सर। और ये जो एंगल है ना 80, ये ऊपर से भी कितना होगा? 80 होगा। अगर मैं एक सर लाइन ऊपर यहाँ पे से यूं क्या बना दूं, मतलब? मतलब ये है, मैं बताता हूँ। जिस तरह वो लाइन बनी हुई है ना हॉरिजॉन्टल वाली, वही हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम इसके हेड पे बना दें यूं, ठीक है, तो जिस तरह ये एंगल 80 है ना, उसी तरह ये एंगल भी 80 होगा। ये मतलब मेरी बात जी समझ आ रही है? जी सर। तो जो रेफरेंस के साथ टेल का एंगल होता है, वही रेफरेंस के साथ हेड का एंगल होता है, ठीक है। तो अब बात यह है कि अगर मैं बनाता हूं पहले F1, तो आई नो दैट कि F1 इज अ बिगर फोर्स। तो ये अगर F1 है तो F2 जो है वो बहुत छोटी फोर्स है। 80 एंगल है तो बहुत ही छोटी फोर्स है। बस F1 को बड़ा दिखाई देना चाहिए, दैट इज मेन पॉइंट। चलें जी, अब अगर हम इसको लेबल करते हैं, दिस इज F1, दिस इज F2, ये 20 डिग्रीज, और ये सर ये जो राइट एंगल वाला ट्रायंगल था आपने जो पिछले क्वेश्चन में बनाया था, उसके अंदर हम लोग साइन कॉस टेन इस्तेमाल कर सकते थे या नहीं? बिल्कुल कर सकते थे। उससे भी सेम आंसर ही आना था ना? यार मेरे भाई बात सुनो, साइन ऑफ 91 नहीं होता? जी सर। तो फिर अच्छा मेरी ठीक बात है सुनो, सर, ठीक है ठीक मेरी है। बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये साइन रूल जो है ना, यही साइन कॉस बनता है लेटर ऑन। ये देखो, अगर मैं साइन ऑफ 90 को 1 पुट कर दूं, खुद सोचो, जब ये 1 हो जाएगा पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा साइन ऑफ 60 जी सर वो समझ आ गई, हो गया, सेम आंसर आता है। इज इक्वल टू Q ओवर 10,000, क्योंकि इसने तो होना ही 1 है। तो असल में साइन रूल ही साइन होता है, और उसी में साइन ऑफ सही है 91 सर। हो जाता है। ओहो, ये मेरा क्वेश्चन सेव ही नहीं हुआ था, लेकिन वो ऑब्वियसली मुझे याद है, तो लेकिन सेव नहीं हुआ था। अच्छा पेजेस सेव नहीं हो रहे तो ख्याल करना, जो मैं लिखता जा रहा हूँ ये कॉपी करते जाना। 25,000 न्यूटन। अच्छा F1 का एंगल कितना था जी? 20 डिग्रीज।
इसके हेड पे था F2 और उसका जो एंगल था इट वाज 80 डिग्रीज। ये वाला एंगल भी 80 होगा और ये वाला एंगल भी 80 होगा। मुजम्मिल समझ आ रही है? जी सर। अयान तुम्हें समझ आ रही है इसकी? सर ऊपर वाला एंगल क्यों नहीं 80 होगा सर? बेटा ऊपर वाला भी 80, नीचे वाला भी 80। नहीं सर, F1 का जो हेड जो बन रहा है सर, वहाँ 80 नहीं बनेगा? नहीं नहीं, बात सुनो, F1 जो है उसके तो एंगल 20 है, F2 80 पे है ना, अगर आप देखो इसका तो एंगल 20 है, उसका ये एंगल 20। बेटा अच्छा ठीक है F1 सर। तो देखें, F1 तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 20 पे है ना, तो जी इसके तो एंगल्स 20 हैं। अब देखो 20 और 80 100 हो गया, जी सर, तो फिर ये रह कितना गया? पीछे 80 रहेगा सर। 80 रह गया। 80। ये तो ट्रायंगल जो है इसकी दो एंगल्स इक्वल हैं, तो दो साइड्स इक्वल होंगी, तो ये तो फिर हमें कंफर्म पता चल गया कि एक साइड जो 25,000 है, तो F1 सॉल्व किए बगैर पता है कि 25,000 है। मतलब ऐसा ही है ना, जी सर ऐसा ही है। F1 को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वी ऑलरेडी नो दैट कि F1 ने आना ही 25,000 है, क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होती हैं, जैसे 80 के अपोजिट ये वाली साइड और इस 80 के अपोजिट ये वाली साइड्स। तो इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। हाँ, F2 को हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये बनेगा फिर F2 ओवर साइन ऑफ 20 इज इक्वल टू 25,000 ओवर साइन ऑफ 80। मुजम्मिल क्या आंसर आ गया भाई? F2 इज इक्वल टू कर रहा हूँ सर। 25,000 ओवर साइन ऑफ 80। सर ये F1 25,000 है सर आपका? बेटा ये दो एंगल इक्वल हो गए ना, या चलो अगर आप इसको कैलकुलेट भी करते हो, 1 सेकेंड मेरी बात सुनो, F1 के अपोजिट एंगल कितना है? 80 है ना। F1 जी ओवर सर। साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू सर 8,682 आता है। 25,000 ओवर साइन ऑफ 80। क्या कहते हो फिर? आगे समझ? नहीं सर, फिर से समझाना जरा। बेटा बात सुनो ना, साइन रूल जब लगाते हैं, मुझे बताओ F1 के अपोजिट एंगल कितना है? साइन 80। ठीक है, 25,000 के अपोजिट एंगल कितना है? साइन 80। फिर ये कट गया, पीछे क्या रह गया? अच्छा सही है, ठीक है। अब आई जी समझ? सर। तो अगर अगर वैसे भी ना, अगर दो एंगल्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होती हैं। मुजम्मिल इसका F2 का क्या आंसर आ गया? सर ये आते हैं 8682.2। 86 82.2। 82.2 और ये न्यूटन्स। तो ये हमारे पास आंसर किसका आ गया? F2 का 82.2 और ये न्यूटन्स। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें F2 मिल गया। तो वी हैव F2 एंड वी हैव F1। बच्चों क्लियर यहां तक? अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, फिर हम फर्दर आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन लिखें, लिखो। मुजम्मिल मेरी आवाज आ रही है? मुजम्मिल, मुजम्मिल मेरी आवाज आ रही है? यस बच्चों सर। मेरी, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखो, व्हेन अ बोट enters from a region of still water to the region of moving water, then the velocity
of the boat in the moving water. मुजम्मिल इसके आगे बताओगे क्या सेंटेंस होगा? Velocity of the boat in the moving water is, क्या लिखेंगे? कामरान क्या होगा सेंटेंस? Is vector sum of, आफिया बेटा क्या सेंटेंस होगा आगे? Is vector sum of what? यार बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही या आप Sum of बताना नहीं still चाह रहे? water, हाँ, is vector sum of, velocity of still water and हाँ velocity of the boat. बिल्कुल, vector sum of velocity of, is vector sum of velocity of the boat in still water and velocity of the moving water. So मूविंग वाटर में जो वेलोसिटी होगी वो वेक्टर सम होगी किसका? वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बोट इन मूविंग वाटर. अब अगर हम इसका देखते हैं तो ये जो बात है इसको अब अप्लाई करते हैं. ये आपको एक सिचुएशन गिवन है, इसमें जी यहाँ पे एक लाइन है इस तरह से और यहाँ पे लिखा हुआ है ये है जी स्टिल वाटर और यहाँ पे है जी मूविंग वाटर. तो द बोट is moving due north with a speed of 20 सर ये क्वेश्चन का meters पार्ट है सर. per second. हाँ ये क्वेश्चन चल रहा है ना. The boat is moving due north with a speed of 20 meters per second. कहाँ पे? In still water. In still water. Water is moving due east with a speed of 40 meters per second. Water is moving due east with a speed of 40 meters per second. Calculate the velocity of the boat in moving water along with its direction. सिद्रा बेटा क्वेश्चन की समझ आ गई? सिद्रा बेटा क्वेश्चन की समझ आ गई? मुजम्मिल क्वेश्चन समझ आ गया?
जी सर, समझ आ गया। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। देखो स्टिल वाटर में बोट कैसे जा रही है। स्टिल वाटर में बोट ऐसे जा रही है और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे vs, और उसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो है जी 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डायरेक्शंस हम पेज पे कैसे बनाते हैं? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, राइट साइड पे ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। मुजम्मिल ठीक बनाई है? जी सर। अच्छा, अब बोट जो है वो जा रही है ड्यू नॉर्थ और उसकी स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे? स्टिल वाटर में। और वाटर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो ही बोट एंटर होगी वाटर के अंदर तो उसकी डायरेक्शन और स्पीड क्या होगी? दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जब बोट एंटर होगी वाटर के अंदर तो उसकी डायरेक्शन और स्पीड क्या होगी? तो मुजम्मिल क्या मेथड अप्लाई होगा? मेथड बता सकते हैं आप? सर हेड टू टेल इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर हेड, ट्रायंगल। इन दोनों का जो सम होगा वो नेट वेलोसिटी होगा। अयान मैसेज पे लिख जी के सर। बताओ तुम्हें समझ आ गई या नहीं आई समझ? सर आ गई। अयान, सर मुझे समझ नहीं आई सर। अच्छा फिर से बताऊं? जी बेटा सर। बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो असल बात है ना वो ये है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना इस केस में वो होगी, आप यूं समझें, स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी होती है अगर उसमें हम ऐड करते हैं वाटर की वेलोसिटी तो हमें जो है मिल जाती है रिजल्टेंट वेलोसिटी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, मैं थोड़ा सा आसान जबान में बताता हूँ, जो बोट है उसकी स्टिल वाटर में जो भी वेलोसिटी है उसमें आप वाटर की वेलोसिटी में को ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल मेथड या बाय वेक्टर सम। तो जो आंसर आएगा आपके पास वो होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है जी। और वो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी कि जब वाटर में बोट एंटर होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होगी। बेटा अब मैं करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। अयान तुम्हें समझ आ गई? यस बेशक सर। मैसेज पे लिख के बता दो। अच्छा सर आ गई है। चलो, ये अयान तुम्हारी आवाज है? जी सर। तो वैसे तो तुम मैसेज पे लिखते हो, आज माइक अवेलेबल है। अच्छा, अब इसका पता है होगा क्या? हम स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी में वाटर की वेलोसिटी को करेंगे ऐड, तो ये यूं होगा। फिर ये देखें, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर is 20 meter per second. Velocity of water is 40 meter per second. Velocity of the boat in still water is Vs. Vs किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Velocity of the boat in still water. और Vw किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Velocity of water को। तो Vw रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर को और Vs रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को। और इन दोनों का जो नेट या रिजल्टेंट होगा वो बनेगा, ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, जिसे हम कहेंगे वी आर, और इसको हम लिखेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ the boat in moving water। तो वी आर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द बोट इन मूविंग वाटर। तो अब अगर हमने वी आर को फाइंड करना है और ये एंगल भी फाइंड कर लेते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, तो वी आर हो जाएगा
20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अयान आंसर बताओ। सर एक सेकंड। सर ये जो इनिशियल स्पीड जो है सर ये for- बोट की दिखाएंगे मूविंग वाटर के अंदर सर? हाँ बिल्कुल। सर जो ही बोट मूविंग 44.7 कितना 44.7 44.7। यार जब बोट जाएगी ना मूविंग वाटर में, पता है वो मूव कैसे करेगी? अब अल्लाह करे लास्ट पेज स्टोर हुआ हो, नहीं हुआ स्टोर, और मुझे लगता है कि अभी वाला भी स्टोर नहीं हुआ। ओहो, ना पिछला स्टोर हुआ है ना ये वाला स्टोर हुआ है, पेजेस वो नहीं हो रहे। अच्छा ये है 20, ये है 40, ये एस था, ये वे डब्ल्यू था, और ये भी रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, हाँ जी अयान बताओ आंसर। वी आर कितना आ गया? 44.7 सर। 44.7 मीटर पर सेकेंड। और अयान इसका ये एंगल थीटा जो है ये कितना आ रहा है? tan of theta is equal to 40 over 20। थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 40 over 20। अयान क्या आ गया इसका आंसर? सर 63.4 63.4 डिग्रीज। अच्छा असल में पता है होगा क्या, जो बोट है वो जब जाएगी, यहां से बोट आ रही है ऐसे ड्यू नॉर्थ, जब यहां से आगे जाएगी तो वो इनिशियली तो यूं इस तरफ हो जाएगी ना, लेकिन जाएगी मूविंग वाटर में ना, वो कंटिन्यूअसली इसके पाथ को चेंज करता रहेगा मूविंग वाटर, ये कर्व पाथ रहेगी। अयान समझ आ रही है बात? सर ये सर एंगल हमने 20 कैसे होगा? एंगल क्यों निकाला आपने? बेटा एंगल उसकी डायरेक्शन बताने के लिए ना, कि इनिशियल डायरेक्शन क्या हो जाएगी। अच्छा ये ये अब मूविंग वाटर के अंदर। मूविंग वाटर के अंदर जो ही एंटर, अच्छा ये ना इनिशियल डायरेक्शन होगी। पता है क्यों? आगे जो मूविंग वाटर है, आप इसको यूं सोचो, पानी फ्लो कर रहा है ईस्ट की तरफ, और स्टिल वाटर में से एक बोट आती है ये इस तरह सीधी, जब ये एंटर होगी पानी में तो पानी उसको अपनी डायरेक्शन में पुश करेगा ना, तो जी इनिशियली ये सर। यूं चली गई ना, इनिशियली ये यूं चली गई, लेकिन फिर जी पानी का ना कंटिन्यूअस इफेक्ट होता रहेगा, तो फिर ये इस तरह का कर्व पाथ बनेगा। जी बेटा ये अपने माइक बंद कर लो प्लीज, बच्चों अपने माइक बंद कर लो। इब्राहिम अपना माइक बंद करो यार। अच्छा अब देखो अयान, तुम्हें समझ आ गई है इसकी? जी सर। अच्छा अब इसको स्ट्रेट कैसे करेंगे? इसको हम स्ट्रेट करेंगे, देखो जो डायरेक्शंस होती हैं, पानी का जब कंटिन्यूअस इफेक्ट होगा तो बनेगा तो कर्व पाथ ना, लेकिन इनिशियली पानी में जब एंटर होगी उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये जो एंगल हमें मिल रहा है ये है 63.4 डिग्रीज, और ये है नॉर्थ, और ये है जी ईस्ट, और ये एंगल हम यूं लेते हैं इस तरफ। ठीक है जी, अब इसको लिखेंगे क्या? हम इसको लिखेंगे द बोट विल मूव the boat will move with 44.7 मीटर सर ये एंगल क्यों निकाला है? पर सेकेंड, डायरेक्शन बताने के लिए। The boat will move at with 44.7 meter per second at 63.4 degrees east of north। So 63.4 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ जाएगी बोट। ठीक है, और ये है जी कहानी। ठीक है अयान, एक क्वेश्चन और दे दूं इस तरह का, आप लोग खुद करेंगे? Yes, sir. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं जो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन लिखें कि जी सर एक सेकंड पीछे कर दे। वो तुम्हें पहले नहीं बताया था सेव नहीं हो रहा? आज जो है ना मेरे पेजेस सेव नहीं हो रहे, इसमें कोई एरर आया हुआ है। एक सेकंड, फिर मैं ये नोटबुक चेंज कर लेता हूँ। ये कोई मेरे बच्चे ना मेरे टैब की ना सेटिंग चेंज कर देते हैं, तो उसमें फिर कोई मसला हो जाता है।
ये तो बल्कि खोल ही नहीं रहा, ये मेरे बच्चों ने ना इसकी वो कर दी है, मेमोरी फिल कर दी है, लेकिन यूट्यूब तो है नहीं, फिर कैसे हुए यार। ये मेरी दो हैं छोटी बेटियां, एक है 2.5 ईयर की और एक है 5.5 ईयर की, और ये दोनों जो है ना, इनने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ। अगर मैं इनको कुछ ना दूं तो मेरे मुंह पे मुक्के मारती हैं। अच्छा चलो जी शुरू करते हैं। अच्छा अब आप एक क्वेश्चन लिखें बेटा, अब सेव नहीं हो रहा, साथ साथ कॉपी करते जाओ, मुझे इसकी ना मेमोरी खाली करनी पड़ेगी। ये हो गया। अच्छा अब जो है यहां पे हमने एक लाइन लगा दी। अब ये जो रीजन है ये है स्टिल वाटर का, और यहां पे जो वाटर है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड्स ऐसे। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे दो रीजन्स हैं, इसको हम कहेंगे रीजन ऑफ स्टिल वाटर, और इसको हम लिखेंगे रीजन ऑफ मूविंग वाटर। आप में से कोई बंदा जब लेटर ऑन पायलट बनेगा तो वो इन चीजों को ज्यादा डील करेगा, हवा पानी किस तरह की स्पीड है, स्टिल से मूविंग में जा रहे हैं या एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है जी, अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो बात है वो ये है कि स्पीड ऑफ मूविंग वाटर was 50 meter per second due south. What should be the speed and what should be the speed? What should be the speed and ये आपने 4 एरोस की direction? बनाई। ये 4 एरोस पानी को शो कर रहे हैं, ये मूविंग वाटर है। ये 4 की जगह मैं 10 भी बना सकता था, 5 भी बना सकता था, बट दिस इज मूविंग वाटर। ठीक है, सही हो गया बेटा। चांद से जब जमीन पे देखते हैं ना या स्पेस से देखते हैं तो पानी का कलर ब्लू नजर आता है, पता है आपको ये बात ना? तो मैंने पानी का ब्लू कलर बना दिया। स्पीड ऑफ मूविंग वाटर वाज 50। बेटा ये पानी है, पानी। ठीक है, क्लियर? जी सर। चलो आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ मूविंग वाटर वाज 50 मीटर पर सेकंड ड्यू साउथ। व्हाट शुड बी द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बोट? What should be the speed and direction of a boat in still water? In the still water, so that it must move, so that it must move at, so that it must move 45 degrees south of east in the moving water. So what should be the speed and direction of the boat in the still water so that it must move at 45 degrees south of east in the moving water? और एक सेकेंड बस, ठीक है, ये आपने करना है। इतनी इंफॉर्मेशन है, कोई और इंफॉर्मेशन जरूरत होगी तो हम देखेंगे।
अच्छा, अब जो चीजें गिवन है वो देखते हैं। हमें चाहिए क्या है? हमें VS चाहिए। VW कितना है? VW है जी ड्यू साउथ। सर जो एंगल होता है वो डायरेक्शन होता है। जो एंगल होता है वो डायरेक्शन होता है। जब भी एग्जामिनर डायरेक्शन पूछेगा हम एंगल बताएंगे। तो वो तो ठीक है, आपने दिया हुआ है 45 डिग्री। बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन ये तो किसका दिया हुआ है? मूविंग वाटर में, स्टिल वाला तो नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन ओह पूरा ठीक है पढ़ो ठीक ना है ठीक है सर। बेटा। ये बताया हुआ है कि मूविंग वाटर में ऐसे जाना चाहिए, स्टिल में तो नहीं बताया हुआ। जी जी सर। अच्छा, अब जो है ये है VW और उसकी वैल्यू कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? VW है जी 50 मीटर पर सेकेंड और किस तरफ है? ड्यू साउथ। ठीक, ये बात क्लियर। और ये मुझे कहां से पता चला? स्पीड ऑफ मूविंग वाटर वाज 50 मीटर पर सेकेंड और ड्यू साउथ। तो ये तो है जी वाटर की स्पीड। वाटर जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से और किस तरफ जा रहा है? साउथ की डायरेक्शन में। तो अयान समझ आ गई है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर आ रही है। अच्छा, अब उसने एक चीज और बताई हुई है, वो ये कि मूविंग वाटर में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, जो मूविंग वाटर में वेलोसिटी होती है वो रिजल्टेंट होती है। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी उसने मैग्नीट्यूड नहीं बताई हुई, लेकिन डायरेक्शन बताई हुई है। वो कहता है अगर हम ये देखें, ये है जी नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, कहां पे बनेगा रिजल्टेंट? तो सो दैट इट मस्ट मूव 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट इन द मूविंग वाटर। यानी कि मूविंग वाटर में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कहां पे होनी चाहिए? वो इधर होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं VR और ये होगा 45 डिग्रीज पे। अयान आती है समझ? जी सर। तो मूविंग वाटर में बोट को कहां पे जाना है? 45 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। VS का कुछ भी नहीं पता। तो हमने एक चीज सीखी हुई है कि जब आपको गिवन हो रिजल्टेंट तो उसके टेल से बनाते हैं। तो रिजल्टेंट जो है वो यहां पे है, ये है जी VR और उसका जो एंगल है ईस्ट के साथ, फॉर एग्जांपल ये एंगल है 45 डिग्रीज। सर 45 दूसरी साइड पे नहीं बनेगा एंगल। बिल्कुल बनेगा, सर ये दोनों किस साइड तरह पे किया बनेगा। आपने? सर ये किस तरह किया आपने? बेटा मेरी बात सुनो, आप मुझे ये बताओ कि आपको ये सिचुएशन समझ आ गई जो मैंने ड्रॉ की है? जी सर। जी ये सर, समझ आ गई ये है समझ या आ गई पहले सर आप ये मुझे। बताएं? बेटा तो बेटा मैंने इसी को रीड्रॉ किया और तो कुछ नहीं किया। मैंने ये किया है कि मैंने ईस्ट रिप्रेजेंट किया। देखो ये ईस्ट हो गया ना। अब मूविंग वाटर में बोट कहां पे जा रही है? ईस्ट के साथ। साउथ ऑफ ईस्ट। हाँ, तो ये 45 डिग्रीज विद ईस्ट है ना, जी ये ना। अच्छा, और ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट? ठीक है जी। सही। अच्छा, अब सर जो विद बात है ईस्ट वो होगा ना ये है, 45। हाँ, अच्छा अब जो बात है वो ये है कि जो आपके पास दूसरा वेक्टर है VW वाला, वो है अब VW और VS का जो सम होगा वो VR होगा। अब VW जो है वो यहाँ पे है और उसकी वैल्यू कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब 50 मीटर पर सेकेंड स्केल पे कहाँ तक जाएगा वो तो हमें नहीं पता। चले हम एक एस्टिमेटेड लेंथ बना लेते हैं। यहां तक हो गया, फर्ज करो सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा ना। ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और इसका जो ये वाला एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? 45 डिग्री। ठीक। अच्छा, अब डेटा में थोड़ी सी और चीजें भी गिवन होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो सो दैट इट मस्ट मूव 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट इन द मूविंग वाटर। एक और सेंटेंस भी लिख लो, विद अ स्पीड, ये भी गिवन होनी चाहिए, विद अ स्पीड ऑफ फॉर एग्जांपल 70 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्पीड आपको 70 गिवन है, तो ये स्पीड होनी चाहिए 70 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो जो रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा, सॉरी रिजल्टेंट नहीं, ये हो गया आपके पास वाटर। वाटर में अगर हम बोट की स्पीड जो स्टिल वाटर में थी वो ऐड करते हैं
तो हमें क्या मिलेगा, v रिजल्टेंट मिलेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से करना। देखें, आपको जो मूविंग वाटर में वेलोसिटी थी वो गिवन थी, और जो स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी थी वो थी मिसिंग। तो ये स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी यहाँ पे होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें, आपके पास ये वाली साइड भी है, आपके पास ये वाली साइड भी है, और ये वाला एंगल भी है। अयान, कॉस रूल लग सकता है यहाँ पे? जी सर। तो कॉस रूल लगा दो, फिर क्या बन जाएगा, वी एस का स्क्वायर, वी एस इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 70 इंटू कॉस ऑफ 45, और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। सर ये जो सर 45 है, रिजल्टेंट वेलोसिटी बनती किस तरह, इनिशियल ये कहते हैं स्टिल वाटर और मूविंग वाटर की वेलोसिटीज को मिला के? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। velocity of the boat, सुनो, velocity of the boat in still water plus velocity of water, velocity of the boat in still water plus velocity of water is equal to velocity of the boat in moving water। ये जो VR है ठीक ना, ये जो VR है, ये है velocity of the boat in moving water। जी, ठीक है सर। velocity of the boat in moving water, ये बोट की जगह एरोप्लेन भी होगा, फिर वाटर की जगह एयर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, अयान आंसर बताओ। अयान आंसर। सर एरर आ रहा है। नहीं यार, सर एरर तो नहीं है। 49.5। अयान, तुम्हारा कैलकुलेटर रेडियन में है। 49.5 मीटर पर सेकेंड, और साइन रूल लगा के आप ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो टोटली आप लोग करेंगे, उसमें मैं किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है? वो आपने खुद सोचना होगा। अयान, कॉपी हो गया यहां तक? जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो फुल्ली आप लोग करेंगे, और मैं सर पहले ही एरर बता नहीं चुका आता? हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो मेरे पेजेस हैं ये सेव नहीं हो रहे, तो आप साथ साथ कॉपी करते जाओ। ये एक ड्राइंग सर है जो, एरर नहीं आता? एरर किस में नहीं आता? सर वो जो कैलकुलेशन थी। नहीं आता, वो आपका कैलकुलेटर रेडियन में है। आपका कैलकुलेटर देखो, शायद रेडियन में होगा, नहीं आता एरर। आपके कैलकुलेटर के मोड वगैरह का मसला है, अदरवाइज कोई एरर वगैरह नहीं आता। अच्छा, ये बना दो। यहां पे है जी स्टिल वाटर, यहां पे मूविंग वाटर, और पानी का जो फ्लो है वो इस तरफ है। स्पीड of water in the region of moving water is 40 meter per second. Speed of water in the region of moving water is 40 meter per second. इसका लिखें a boat is moving with a speed of 50 meter per second at 45 degrees south of east in the still water. What will be the initial speed and direction
of the boat as it enters the region of moving water. अयान, क्वेश्चन कॉपी हो गया? तो हो गया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी अयान, हो जाएगा? सर कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे अभी रिकॉर्डेड लेसन लगाने हैं वेक्टर्स के और कैनेमैटिक्स के, और डायनामिक्स तो हम वैसे ही कर रहे हैं। अयान, डायनामिक्स मुश्किल लग रहा है या ठीक जा रहा है? सर वो सही है। तुम्हें सिर्फ वेक्टर्स में मसला था? जी सर। तो हेड टू टेल वाले में या उसमें रिजॉल्विंग वाले में? सर सब। अच्छा, सब वेक्टर में मसला था। अब समझ आ रही है? जी सर। तुम्हारी क्लासें मिस हो गई थी बीच में? हाँ सर, 2 थी। सही सही सही। नहीं, फिर पहली 2 क्लासेस में यही पढ़ाया था। अच्छा, ये बात है वैसे, अगर 1-2 क्लासें मिस हो जाए फिर बंदा उसको पिक नहीं कर पाता। सर रिजॉल्विंग वेक्टर्स का भी समझा देना। आज ही? आज ही समझा दें। हाँ ठीक है ठीक है, इसके बाद फिर वही करेंगे ना। ये इस तरह का आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद थोड़ा सा रिजॉल्विंग का कर लेते हैं। अयान, हो गया? अयान, हो गया? चलो अब मिलके करते हैं जरा। ये देखो, स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो है जी 50 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है? साउथ ऑफ ईस्ट। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं डायरेक्शंस, ये देखो, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो अच्छा, अब ये जो एंगल है यहाँ पे ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्रीज। सर ये साउथ के साथ नहीं बनेगा? नहीं नहीं, साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है कि ऑफ के बाद जो लिखा होता है उसके साथ एंगल होता है। सर जो आज ऑफ कुछ के, नया नहीं पढ़ेंगे, यही रिवीजन करेंगे? क्या चीज बेटा? नहीं, आज रिवीजन नहीं करेंगे, आज वेक्टर्स का करेंगे। अगर अच्छा बच्चों, बात सुनो, सही है सर। अगर किसी बच्चे को ये बहुत अच्छा आता है ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि शुड स्टे इन द क्लास आउट ऑफ कर्टेसी। तो अगर फर्ज करें आपको आती है ये चीज, यू कैन लीव द क्लास, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये मैं असल में, अयान ने कहा था कि मुझे वेक्टर्स नहीं आते, आप मुझे दोबारा करवा दे। तो एक्स्ट्रा क्लास में वही होता है ना कि किसी बच्चे को और कुछ नहीं आता तो हम वही करवा देते हैं। तो वो, अगर किसी बच्चे को ये सारा कुछ बहुत अच्छा आता है तो देयर इज नो नीड कि वो क्लास में स्टे करे।
तो इट्स अप टू यू, अगर आपको अच्छा आता है तो यू कैन लीव द क्लास। अच्छा अब देखें, अब जो स्पीड है वो है जी 50 मीटर पर सेकेंड, और ये हम पहुंच गए यहाँ पे। बयान ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद इसको कहेंगे क्या, ये स्पीड है जी स्टिल वाटर में, इसको हम वीएस कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है बताओ मूविंग वाटर में कैसे जाएगी, जबकि वाटर की स्पीड भी आपको गिवन है। अयान यहाँ तक क्लियर? जी सर। ठीक है, अब रिजल्टेंट हमें चाहिए, ठीक है। तो वाटर की जो वेलोसिटी है उसमें अगर हम ऐड करते हैं, देखो वाटर की जो वेलोसिटी है वो होगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, और वी वाटर इज 40 मीटर पर सेकेंड। सर डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, ये गिवन है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओहो ये देखो, ये बताया, ये बना हुआ नहीं है नीचे देखो, पानी की वेलोसिटी बनी हुई नहीं। ठीक है सर। हाँ तो वाटर की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखें, इसके बाद हाँ अयान तुमने हैंड रेस किया बेटा। तो गलती से। अच्छा अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो उसकी स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी है वो है जी 45 डिग्रीज पे, इस तरह यहाँ पे दी हुई है ना, ये 45 डिग्रीज पे किसके साथ, ईस्ट वाली डायरेक्शन के साथ, और ये है जी उसकी स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी जिसकी के वैल्यू है 50 मीटर, जिसकी वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब जो मूविंग वाटर में वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। सर ये फर्स्ट फैक्टर हम दूसरे के हेड पे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, अगर आप फर्ज करें वी एस पहले बनाते हैं और वी डब्ल्यू बाद में बनाते हैं, इट्स योर चॉइस। आपने किसको पहले बनाना है किसको बाद में बनाना है, बेटा आपने वी डब्ल्यू और वी एस को ऐड करना है। तो वाटर की वेलोसिटी को आपने बोट की जो वेलोसिटी है स्टिल वाटर में उसके साथ करना है ऐड, एंड इट्स योर चॉइस कि आपने पहले किसको बनाना है और बाद में किसको बनाना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए जो इसका रिजल्टेंट होगा, ये इसका हो गया रिजल्टेंट। अच्छा अब हम एंगल्स की बात, सर हम हाँ वीएस बताओ। टेल भी नहीं बना सकते वीडब्ल्यू के। वीएस, हाँ नहीं हम टेल पे टेल नहीं, ना टेल पे नहीं बना सकते। जो इंडिविजुअल वेक्टर्स होते हैं ना उसमें एक के हेड पे दूसरा बनाते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम वी डब्ल्यू के हेड पे बना सकते हैं वी एस जो कि हमने बनाया हुआ है, दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि हम वी एस के हेड पे बना सकते हैं वी डब्ल्यू। तो दीज आर द बात एक टू ही ऑप्शन। होगी। बात बात होगी, एक ही होगी। बात एक सही। ही होगी। तो रिजल्टेंट जो है वो या तो ये बनेगा, रिजल्टेंट जो है वो या तो ये बनेगा। इन एनी केस अगर आप केयरफुली देखो तो रिजल्टेंट सेम बन रहा है। अगर आप देखें रिजल्टेंट दोनों केसेस में सेम ही बन रहे हैं, सिर्फ अगर आप रिजल्टेंट पे फोकस करें। अच्छा अब ये जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस 45, तो 180 माइनस 45 आ जाएगा 135। अयान क्या कहते हो, ठीक है? जी सर। अच्छा अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉस रूल लग सकता है, क्या ख्याल है? लग सर सकता है ना हमें कैसे कॉस रूल? पता कॉस रूल लगाना है इसमें? बेटा अब ये तो आपने ओ लेवल का मैथ सीखा हुआ है ना, अब आप मुझे खुद बताएं, जब दो एंगल गिवन होते हैं तब साइन लगाते हैं, जब एक एंगल गिवन होता है, जब भी दो जी साइड्स जी और उनका हाँ। मिडिल एंगल जी जी। हो। अब ऐसे तो ना करो ना, ओ लेवल तो पास करके आए हो। अच्छा अब वी आर जो है, अब वी आर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 50 इंटू कॉज ऑफ 135, और इसका हो जाएगा अंडर रूट। बच्चों इसका बताओ क्या आंसर आ गया? 83.2 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आ गया 83.2 मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। डायरेक्शन के लिए एंगल फाइंड करेंगे,
और ये एंगल ईस्ट के साथ है, सामने नजर आ रहा है। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा ये हम फाइंड कर लेते हैं साइन रूल से। क्या ख्याल है भाई? तो ये बन जाएगा 50 ओवर साइन ऑफ थीटा, 50 over sine of theta is equal to VR 83.2 over sine of 135। अयान ठीक है? सर एंगल फर्स्ट वेक्टर के साथ होता है रिजल्टेंट का। हाँ, फर्स्ट वेक्टर के साथ नहीं। अब तुम मुझे यहाँ पे बताओ किसके साथ बनाया जाए? ईस्ट के साथ बनाएंगे ना, ठीक है। कोई सा एंगल फाइंड कर लो जो तुम्हें फिजिबल लग रहा है, लाजमी नहीं कि फर्स्ट वेक्टर के साथ हो। अच्छा, अब कोई सा एंगल जो तुम्हें फिजिबल लग रहा है। अयान थीटा का आंसर बताओ, कोई सा एंगल जिसको तुम एज अ रेफरेंस स्ट्रेट कर सको। अयान थीटा का आंसर बताओ। सर एक सेकेंड। 50 इंटू साइन ऑफ 135 डिवाइड बाई 83.2 और इसका साइन इनवर्स 25.1 कितना आ गया? 25.1 25.1। डिग्रीज ये हमारे पास आ गया एंगल। ठीक है जी, समझ आ गई यहां तक बच्चों? क्लियर? जी Clear सर। है सर। अच्छा, अब जो है ये तो हो गई ये कहानी। जी बेटा। सर ये जो क्वेश्चन में था कि व्हाट विल बी द इनिशियल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बोट, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी फिर? हम कहेंगे स्पीड है 83.2 और डायरेक्शन है 25.1 डिग्रीज और साउथ ऑफ ईस्ट। देखें, अगर हम इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे फिर आप देखेंगे रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, तो वो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अभी अगर हम देखें तो ये हो गया आपके पास नॉर्थ, ये हो गया आपके पास साउथ, ये आपके पास हो गया ईस्ट, और अगर आप केयरफुली देखें तो आपने एंगल जो फाइंड की हुई है वो ईस्ट के साथ है। तो यहां पे आपका बन रहा है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की वैल्यू है 83.2 मीटर पर सेकेंड और उसका जो एंगल बन रहा है इट इज 25.1 डिग्रीज। तो हम कहेंगे कि द बोट is moving with a speed of 83.2 meter per second at 25.1 degrees with the horizontal नहीं, at 25.1 degrees south of east। अयान आती है समझ? जी सर। बच्चों क्लियर यहां तक? यस सर। अच्छा, इस तरह की एक एग्जांपल और कराऊं या रिजॉल्विंग पे चले जाएं? अयान सर मर्जी। यार मर्जी क्या, अगर ये समझ आ गया है तो फिर रिजॉल्विंग पे चले जाते हैं ना। अगर ये समझ नहीं आया जी ठीक है तो सर। एक एग्जांपल और करते हैं, वो तुमने मुझे बताना है ना। तुम अगर सर कॉन्फिडेंट हो रिजॉल्विंग करें। चुके, रिजॉल्विंग पे चले सर जाएं। रिजॉल्विंग करवा लें। चलें, अब हेडिंग दो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, जब हम वेक्टर को करते हैं ना रिजॉल्व, तो उसमें उसकी रीजन ये होती है कि कभी कभी जो फोर्स होती है वो मोशन की डायरेक्शन में नहीं होती। इससे ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मेन आइडिया ये है कि जब फोर्स और मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं तो फिर हम फोर्स को मोशन की डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। एंड व्हाट इज द मेथड फॉर दैट? अब अगर आपको एक फोर्स गिवन है एफ और उसके साथ एक डायरेक्शन है, फर्ज करें ए भी एक डायरेक्शन है, और उसके साथ गिवन है एंगल थीटा, तो आपने दो चीजें समझनी है कि एक तो है जी वेक्टर और एक है जी डायरेक्शन, और एक चीज और भी समझनी है।
डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है और डायरेक्शन का जो परपेंडिकुलर होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप डायरेक्शन के साथ रिजॉल्व करें या डायरेक्शन का जो परपेंडिकुलर है उसके साथ रिजॉल्व करें। इट्स योर चॉइस। तो फर्ज करें अगर हम रिजॉल्व करते हैं डायरेक्शन के साथ तो ए बी इज द डायरेक्शन। तो आपने क्या करना है, वेक्टर के हेड से डायरेक्शन ए बी पे आपने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, हमेशा यही करना है। आपने वेक्टर के हेड से क्या करना है, डायरेक्शन पे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। सर ये परपेंडिकुलर बनाने का एक वजह क्या है? पर क्या बोल रहे हैं बेटा आप? रीजन क्या है सर परपेंडिकुलर बनाने की? हाँ, आई थिंक तुमने हमारी क्लास शायद अभी ज्वाइन की है। आई थिंक वेक्टर्स के टाइम पे तुम क्लास में नहीं थे। पहले ये मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। हाँ जी सर, मैंने वेक्टर्स के चैप्टर आपके साथ नहीं किया था सर मैंने जी। हाँ, दैट इज द रीजन। मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में होता यह है कि अगर हम 90 पे रिजॉल्व ना करें तो जो दो कंपोनेंट्स बनते हैं वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें आसान तरीके से बात बताता हूँ। तुम्हारे पास, अच्छा पहली बात यह है, अब ये अच्छी तरह बात सुनना, एक इंक्लाइंड प्लेन है तुम्हारे पास, ठीक है? इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम बॉल को रिलीज करते हैं। ये बॉल है, बताओ इस बॉल का मोशन किस तरफ होगा? इस बॉल का मोशन होगा इस तरफ, और इस बॉल का जो एक्सलेरेशन होगा वो भी इस तरफ होगा। बेटा आप मुझे ये बताओ, बॉल का जो नीचे की तरफ मोशन है वो कौन कॉज कर रहा है? व्हाई इज द बॉल मूविंग डाउनवर्ड्स? क्या कहोगे बेटा आप? सर ग्रेडियंट की वजह से। ना, उसका वेट। बॉल का जो वेट है, बॉल का जो वेट है, बॉल का जो वेट है जिसको हम mg कहते हैं, वो कॉज कर रहा है मोशन। अब आप मुझे ये बताएं, द फोर्स कॉजिंग द मोशन एंड द मोशन इटसेल्फ, आर दे इन डिफरेंट डायरेक्शन और दे आर इन सेम डायरेक्शन? क्या कहते हैं आप? सो डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में। तो रिजॉल्व करने की बेसिक रीजन यही होती है कि कभी कभी मोशन और जो फोर्स मोशन कॉज करती है वो चले जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। अब जब हम इस जी। वेट को करते हैं रिजॉल्व, अब मेरी बात सुनो, फर्ज करें हम इस वेट को करते हैं रिजॉल्व। अब एक बच्चा है वो रिजॉल्व करता है जी, उसके कंपोनेंट्स हैं, वो यूं दो कंपोनेंट्स बना देता है। उसके जो कंपोनेंट्स हैं, अभी बोलना नहीं सिर्फ देखना है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 90 डिग्रीज पे हैं। एक और बच्चा कहता है नहीं यार, मुझे इसको रिजॉल्व करना है वेट को, और पहले पूरी बात समझनी है फिर अपना क्वेश्चन पूछना। वो कहता है नहीं यार, मैंने 90 पे नहीं करना, मैं इनको किसी और एंगल पे करता हूँ। उसने कहा ये दो कंपोनेंट्स। अच्छा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये हैं जी F1 और F2। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है F3 और F4। अच्छा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका एंगल है 45 डिग्रीज। अब मैं जो बात बताऊंगा बड़ी अच्छी तरह सुनिए है। यहाँ पे एक्सलेरेशन A है, यहाँ पे एक्सलेरेशन A है। जो एक्सलेरेशन A है उसके अंदर F2 का बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरे केस में जो एक्सलेरेशन A है उसमें F4 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, F3 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब मैं इसको यूं कहूंगा, जब फोर्स एक्सलेरेशन के साथ 90 पे चली जाती है, परपेंडिकुलर चली जाती है, तो एक्सलेरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती। सो व्हेनेवर अ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सलेरेशन, इट हैज नो कंट्रीब्यूशन टू द एक्सलेरेशन। असल में हम दो कंपोनेंट्स इस तरह के चाहते हैं कि उनमें से एक कंपोनेंट तो एक्सलेरेशन की डायरेक्शन में हो, दूसरा कंपोनेंट हो एक्सलेरेशन के परपेंडिकुलर जो एक्सलेरेशन में कंट्रीब्यूट ना करे, सो दैट हम फिर इस तरह की इक्वेशन लिख सकें, F1 इज इक्वल टू m टाइम्स a। ये बिल्कुल ठीक होगी इक्वेशन। लेकिन अगर हम यहां पे लिखते हैं F3 इज इक्वल टू m टाइम्स a, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगी। असल जो पर्पस होता है वो होता है F इज इक्वल टू m में अप्लाई करना। अब प्रॉब्लम ये है कि F3 इज इक्वल टू m में रॉन्ग इसलिए है कि जो F4 है ये भी एक्सलेरेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। बेटा कोई भी फोर्स जब एक्सलेरेशन के परपेंडिकुलर होती है वो एक्सलेरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती। अब आपने जब वेट को रिजॉल्व किया F1 और F2 में, तो जो F2 वाला कंपोनेंट है वो एक्सलेरेशन के साथ आ गया परपेंडिकुलर, तो F2 का एक्सलेरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। आप F1 के थ्रू एक्सलेरेशन को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजॉल्व करते हैं 45 डिग्रीज पे, तो एक्सलेरेशन में F3 भी कंट्रीब्यूट करेगा, F4 भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो सिर्फ F3 को यूज करके एक्सलेरेशन फाइंड नहीं कर सकते। बेटा थोड़ी बहुत बात समझिए जो मैं बताना चाह रहा था। जी सर। तो इसलिए हम जब फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो हम दो कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, ताकि
एक कंपोनेंट के एक्सरेशन में दूसरा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट ना करे। जैसे अगर हम सर ये कंपोनेंट्स का मतलब लाइक वेक्टर्स आपकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, इस कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि एक वेक्टर को मल्टीपल वेक्टर से रिप्रेजेंट करना। जनरली हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं दो वेक्टर्स के साथ जो कि आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो 2 3 4 वेक्टर्स को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यही होता है। जैसे फर्ज करो f1 f2 f3, जब उसको ऐड करेंगे तो हमें एक f मिल जाएगा, ऐसे ही है ना। जब हम रिजॉल्व करते हैं तो एक f से हमें दो वेक्टर भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं। मतलब एक वेक्टर को रिजॉल्विंग क्या होता है, एक वेक्टर को मल्टीपल वेक्टर से रिप्रेजेंट करना। अब बंदा कहेगा क्यों करते हैं इस तरह? बेटा वो इस तरह तब करते हैं जब फोर्स और मोशन होंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, और हम देखना चाहते हैं कि फोर्स का मोशन में क्या इफेक्ट होगा। जैसे इस एग्जांपल में आप यूं कह लें, जो f है वो है एंगल थीटा पे, और फर्ज करो मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जहरी सी बात है एफ जो है वो फुली मोशन की डायरेक्शन में नहीं है। तो आपने देखना है, देखो मोशन है हॉरिजॉन्टल और फोर्स है एंगल पे। इसकी मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे फर्ज करें एक ब्रीफ केस है या बॉक्स है, उसके साथ एक रोप लगी हुई है, उसके साथ आप उस ब्रीफ केस को खींच रहे हैं। फर्ज करें ये एक बॉक्स है, ये फ्लोर पे स्लाइड कर रहा है, और यहां पे इसके साथ एक रोप है, और आप इस रोप को पुल कर रहे हैं। अब देखो ब्रीफ केस या बॉक्स जो है वो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा इधर, और आपकी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। तो आप देखना चाहते हैं कि फोर्स का कितना इफेक्ट मोशन की डायरेक्शन में होगा। बेटा बात समझ आ गई? जी सर। उस केस में आप क्या करेंगे, इस फोर्स को करेंगे रिजॉल्व, और आप इसको रिजॉल्व करेंगे दो फोर्सेस में। एक फोर्स होगी मोशन की डायरेक्शन में, और एक फोर्स होगी मोशन के परपेंडिकुलर। जो फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर होती है वो मोशन को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, और जो फोर्स मोशन के अलोंग होती है वो मोशन को फुली इफेक्ट करती है। अब समझ आ गई बात? जी सर। सर हमें 2 कंपोनेंट्स चाहिए। हमें 2 कंपोनेंट्स चाहिए जो परपेंडिकुलर हों। अगर कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर ना हों तो दोनों का जो इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत रह जाता है, थोड़ा बहुत उसका, थोड़ा बहुत उसका। अगर दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर हों तो एक का फुली इफेक्ट होता है और एक का इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। जैसे सर मैं यहाँ आपस पे में ये ना कहूंगा। परपेंडिकुलर। जी बेटा, सर वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना कंपोनेंट। आपस में, बिल्कुल आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे हम f को दो कंपोनेंट्स में बनाएंगे, जो ये वाला होगा इसको हम कह देंगे f हॉरिजॉन्टल, और जो ये वाला होगा इसको कह देंगे f वर्टिकल। अब अगर तो मोशन है हॉरिजॉन्टल तो उसमें वर्टिकल वाला बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और उसका जो एक्सलेरेशन होगा वो टोटली डिपेंड करेगा हॉरिजॉन्टल पे। देखो फोर्स का काम होता है एक्सलेरेशन कॉज करना, तो हम चाहते हैं कि दो कंपोनेंट्स इस तरह के बने। फर्ज करें अगर एक्सलेरेशन है इस डायरेक्शन में, तो इस एक्सलेरेशन में एफ वर्टिकल बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एफ वर्टिकल उसके परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स मोशन के या एक्सलेरेशन के परपेंडिकुलर होती है वो मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती। बात समझ आ गई बेटा? आइडिया समझ आ गया? जी सर। यस सर। अच्छा, अब ये फाइंड कैसे करेंगे? राइट ट्रायंगल को सॉल्व कर देंगे। फर्ज करें अगर हम लिखते हैं कॉज ऑफ थीटा, तो कॉज ऑफ थीटा होगा एफ हॉरिजॉन्टल ओवर एफ। ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं कॉज ऑफ थीटा क्या होगा, एफ हॉरिजॉन्टल ओवर एफ। तो एफ हॉरिजॉन्टल को अगर सब्जेक्ट बना लिया जाए तो एफ टाइम्स कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ हॉरिजॉन्टल। तो बेटा एफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एफ टाइम्स कॉज ऑफ थीटा। आती है समझ? अच्छा, अब एफ वर्टिकल के लिए हम करेंगे, देखो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ वर्टिकल ओवर एफ। तो इससे बन जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ वर्टिकल। बच्चों समझ आ गई ये बात? तो मैं अब आपको ना इसका रट्टे वाला मेथड बता देता हूं, लंबा काम नहीं करते। थीटा के साथ वाला कॉज हुआ करेगा, थीटा के अपोजिट वाला साइन हुआ करेगा। जहां पे एंगल गिवन होगा ना, एंगल के साथ वाला होगा कॉज और एंगल के अपोजिट वाला होगा साइन। ठीक है जी बच्चों, समझ आ गई ये बात? सर ये रूल है। ये रूल है। जब रिजॉल्व करेंगे तो एक होगा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट
और एक होगा एंगल के ऑपोजिट वाला कंपोनेंट। एंगल के जो साथ वाला होगा वो कॉस होगा। अब ये सर देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो वेक्टर ट्रायंगल से नहीं कर सकते? एग्जामिनर रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अच्छा सर एग्जामिनर सर कुछ क्वेश्चन थे जो आपने करवाए थे दोनों मेथड से होते हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से होते हैं, लेकिन एग्जामिनर रिस्ट्रिक्ट कर देगा। एग्जामिनर कहेगा यूज रिजॉल्विंग, तो आप ट्रायंगल से फिर नहीं कर सकेंगे। तो आपको रिजॉल्विंग आना चाहिए, इट्स कंपल्सरी। अच्छा अब ये देखो, फर्ज करें, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा है ये। मैं नेक्स्ट वीकेंड पे फिर दोबारा करा दूंगा, और इसके मैं वीडियो लेक्चर्स भी कोशिश करूंगा आज लगा दूं। अच्छा अब देखो। सर जी बेटा। सर आप काइनेमैटिक्स की रिवीजन क्लास रखेंगे? बिल्कुल मैं रखूंगा, बल्कि मैंने उसके साथ नेहा ने मिस किया था। नेहा को मैंने कल एक क्लास दी थी। आई थिंक वो मैं अगर अपडेट कर देता तो बेहतर था, ताकि आप सब लोग ले लेते, लेकिन मैं रखूंगा। यस सर। सर क्योंकि मेरे ना काइनेमैटिक्स के कुछ लेसन्स मिस हो गए थे। कोई बात नहीं, वो मैं करा दूंगा। आज वेक्टर का था ना, नेक्स्ट वीकेंड पे वेक्टर, और नेक्स्ट वीकेंड पे फिर काइनेमैटिक्स कर लेंगे। अच्छा थैंक देखो, यू सर। अब ये हो गया थीटा और ये हो गया एफ। बेटा अगर मैं रिकॉर्डेड लेसन लगा दूं, तो जैसे मैंने मेजरमेंट और बेस यूनिट्स के लगाए हुए हैं, तो फिर जी डू यू सर वो थिंक ठीक है। काम चल जाता है ना उससे? यस सर। अच्छा फोर्स सर प्रेशर डेंसिटी, एक बात बताएं, फोर्स प्रेशर डेंसिटी के मैंने सिर्फ रिकॉर्डेड लेसन लगाए थे, मैंने खुद पढ़ाया नहीं था वो, तो कितना अंडरस्टैंडेबल था रिकॉर्डेड लेसन्स के थ्रू? सर काफी अंडरस्टैंडेबल होता है क्योंकि वो एक ऑर्डर में होता है तो हो जाता है। नहीं वो होता तो ऑर्डर में ही है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि पूरे सिलेबस के ना रिकॉर्डेड लेसन मुझे लगाने चाहिए, ताकि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो ना फाइनल एग्जाम की भी। बस वो सर रिकॉर्डेड लेसन से काइनेमैटिक्स वो के जरूर लगा दें क्योंकि एट द वो अर्लीस्ट। मिस हो गए थे हाँ लेक्चर्स। मैं लगाता हूँ, एट द अर्लीस्ट में लगाता हूँ। अच्छा देखें, ये एफ हो गया। बेटा अब बात सुने, ये हो गया फोर्स, ये एंगल अब इस तरफ की मान है, और ये है डायरेक्शन। अब पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप क्या होगा? ये डायरेक्शन हो गई। बेटा पहला स्टेप होगा, हम फोर्स के हेड से डायरेक्शन पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो फोर्स के हेड से हम डायरेक्शन पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो गया। अब इसके बन जाएंगे दो कंपोनेंट्स, एक होगा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट और एक होगा एंगल के। अच्छा बच्चों ये समझ आ गई बात? जो वो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं उससे पूछ रहा हूँ, अब समझ आ गई कि परपेंडिकुलर में क्यों करते हैं? जी सर। और हमेशा क्या करते हैं, फोर्स के हेड से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, और फिर टेल टू हेड एरो बना देते हैं। और जो एंगल के साथ वाला होता है बच्चों, वो हमेशा होता है कॉस। अब जैसे यहां पे ये होगा एफ कॉस ऑफ थीटा, और ये होगा एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको इसकी एप्लीकेशन समझ आएगी। एग्जांपल लिखो, यहां पे एक डायरेक्शन है, इसको आप कह दो डायरेक्शन, और यहां पे एक फोर्स है, ये फोर्स है 1000 न्यूटन। उसके बाद ये एंगल है 30 डिग्रीज, और ये डायरेक्शन है ए बी। फाइंड क्वेश्चन का ए पार्ट, ये एफ है। फाइंड कंपोनेंट या कंपोनेंट्स, फाइंड कंपोनेंट ऑफ एफ नंबर 1 along AB, number 2 perpendicular to AB। अच्छा अब हमने करना क्या है? अब हमने फोर्स के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AB पे। जैसे यहां से हम ड्रॉ कर देंगे क्या, 90 डिग्रीज। तो फोर्स के हेड से हमने ड्रॉ किया 90 डिग्रीज, ये ऐसे। अच्छा अब हम एरोज ऐड करते हैं फ्रॉम टेल टू हेड। ये एक एरो और ये दूसरा एरो, तो उसमें तो से ये अगर एफ हम गिवन था, ये एफ ये की जो बात, वर्टिकल है। हाँ हाँ,
समझ आइए बात। ये हमने ये किया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एरो ड्रॉ किया। दोबारा करके दिखाऊं, ये समझ आ गई? सर एक दफा दोबारा कर दे। सर ये देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन गिवन थी, ठीक है? डायरेक्शन क्या थी? ए बी। अच्छा, इस डायरेक्शन पे आपको एक परपेंडिकुलर फोर्स गिवन थी 1000 न्यूटन, सॉरी वर्टिकल फोर्स, ये थी 1000 न्यूटन। अब आपको कहा हुआ है कि बताओ ए बी के अलोंग और ए बी के परपेंडिकुलर इसका क्या इफेक्ट होगा। अब ये आपका वेक्टर हो गया और ये आपकी डायरेक्शन हो गई। आपने करना क्या होता है, आपने सबसे पहले वेक्टर के हेड से डायरेक्शन पे 90 ड्रॉ करना होता है। बेटा अब ये बात समझ आ गई कि पहला स्टेप क्या होता है? वेक्टर के हेड से डायरेक्शन पे क्या ड्रॉ करेंगे? 90 डिग्री। बेटा आप क्लियर? वेक्टर के जी हेड सर। से डायरेक्शन पे 90 ड्रॉ किया, फिर ये वेक्टर का हो गया टेल, ये वेक्टर का हो गया हेड, और फिर हम एरो हेड्स ड्रॉ करेंगे फ्रॉम टेल टू हेड। एक ये हो गया एरो हेड और एक ये हो गया एरो हेड। अब इसमें से ये हो जाएगा 1000 cos ऑफ 30, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 86.6। एंगल के साथ वाला cos होगा, बस ये बात रट के ये बात याद रखनी है। एंगल के साथ वाला कितना होगा? cos न्यूटन। अच्छा, और दूसरे वाला होगा 1000 sin ऑफ 30, तो ये हो जाएगा 500। बेटा आ गई ये बात सर समझ? सर दोनों 1000 होंगे। ये मेन फोर्स 1000 है ना, तो एक होगा 1000 cos 30, एक होगा 1000 sin 30। जो फोर्स होती है उसके साथ चलते हैं ना। ये देखो जैसे यहां पे F cos थीटा, F sin थीटा, तो जाएगा सही F के सही साथ। हाँ कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। हाँ, कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। अब जो अलोंग ए बी है वो है जी 1000 और cos 30, एंगल के साथ वाला cos, और जो एंगल के परपेंडिकुलर वाला होगा वो होगा 1000 sin 30। इनकी वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट फाइंड, अब इस फोर्स को हम F कह रहे हैं ना, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू हमने F। इसके क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं हाँ पास्ट पेपर के। मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ। वैसे किए हुए मैंने, बात सुनो, मैंने आपकी पूरी फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो एक लिंक अपलोड किया, उसमें पूरी फिजिक्स की वर्कशीट्स हैं और उनके रीजनिंग और सोल्यूशन भी साथ हैं। तो वो मैं अभी दोबारा वो लिंक अपलोड कर देता हूँ। गूगल क्लासरूम पे आप हैं ना? जी सर। मैं अभी ठीक है। उसका जो स्ट्रीम है ना, जहाँ पे अनाउंसमेंट आती है, वहां पे मैं एक लिंक लगाऊंगा। उस लिंक में सारा कुछ होगा फिजिक्स का। ठीक है ओके सर। जी जी। अच्छा, अब फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू F अलोंग ए बी, तो उसके लिए हमें करना होगा, देखो एक्सेलरेशन अलोंग ए बी जो है वो हो जाएगा, ए बी के अलोंग कौन सा कंपोनेंट था? 1000 cos ऑफ 30 ना, क्या कहते हो, डिवाइडेड बाई मैस। ये मैं आइडिया बता रहा हूं। अगर आपसे उन्हें पूछा है कि आप बताएं ए बी के अलोंग क्या एक्सेलरेशन होगा, तो आप लिखेंगे 1000 cos 30 ओवर मैस। समझ आती है बच्चों? क्या सर? मैंने कहा यहां तक क्लियर हो गई ना बात? जी सर, ये ओवर मैस। A इज इक्वल टू F ओवर M। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स ओवर मैस नहीं होता? जी सर। तो उसमें फिर फोर्स की जगह पता है क्या आ जाएगा? जब फोर्स और एक्सेलरेशन डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो फोर्स का फिर वो कंपोनेंट आ जाएगा जो एक्सेलरेशन। जैसे आपको एक्सेलरेशन पता है कौन सा फाइंड करना है? जो अलोंग ए बी है यहां पे। तो जब एक्सेलरेशन यहां पे होगा तो जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन के साथ वाला है वो यूज करेंगे। आती है समझ? यस सर। अच्छा, अब यहां से आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास मंडे को कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस हमने यहां तक करना था। टेक केयर बच्चों, खुदा हाफिज। सर जी बेटा। सर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं?
बिल्कुल कर दे, मैं उसका आपको ना शाम में आंसर दे दूंगा, क्योंकि दिन में मैं शायद घर पे नहीं हूँगा, शाम में लेकिन मैं दे दूंगा आंसर। ठीक है सर। जी बेटा आप कर दें व्हाट्सएप। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तो बस यही था इस चैप्टर में। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, फिर अभी आप जब वर्कशीट्स करोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं बाकी वर्कशीट्स बाकी अपलोड कर दूं क्वेश्चंस फिर ही हैं आप ना। करो। हाँ हाँ मैं वर्कशीट करता हूँ अपलोड, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू अल्लाह। जी जी बेटा टेक केयर।